नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये कई एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आ चुकी है। आप तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, अच्छी खासी पोस्टें हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों, उसी के लिए इसमें से अधिकतर महत्वपूर्ण प्रश्न उसी में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य धातु को सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। इसके अन्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे कि यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव से सुगमता प्रदान करता है। और अगला पॉइंट है, यह जोड़ को साफ करता है। और अगला पॉइंट है, यह सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है। और यह ऊष्मा को जाब तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है। यह सतह पर जंग लगने से बचाता है। यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, ये रही इसकी व्याख्या। दोस्तों, व्याख्या से जो है प्रश्न एक भी बाहर नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न। सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैप जोड़। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना लैप जोड़ है। इस विधि द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटें कुछ दूसरे पर चढ़ी हुई अवस्था में सोल्डरिंग की जाती है। ऐसे जोड़ों में ओवरलैप के कारण काफ़ी पदार्थ बेकार चला जाता है। यह जोड़ देखने में अच्छे नहीं लगते, इस कारण यह अधिक प्रचलित नहीं है। और आगे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र द्वारा, आप समझ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीसा। आमतौर पर सीसा धातु का उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यह धातु एवं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाली फ्लक्स इस प्रकार हैं, जैसा कि तांबा जो है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजा। एल्युमिनियम जो है स्टीयरिन बेरोजा। और अगला है पीतल जो है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। जस्ता जो है जिंक क्लोराइड, सोना सुहागा। चलिए दोस्तों आगे। सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। यह जोड़ को साफ रखता है। यह ऊष्मा को जाब तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है। यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से चित्र दर्शाए गए ज्वाइंट प्रकार की पहचान करें। किस प्रकार का ज्वाइंट है, आप पहचान करिए। दोस्तों, ये है रेड टेल ज्वाइंट। व्याख्या देखते हैं। दर्शाए गए चित्र में जो ज्वाइंट है, इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐंठ कर उनके समापक सिरों को
जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड लाइन में खंभों के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। लाइन में के मध्य में नहीं, इसे पिगटेल जोड़ अथवा ऐंठा हुआ जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मजबूत लूप हाफ लैप का संयुक्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोवे टेल्स हाफ लूप संयुक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरन सोल्डरिंग। ड्रैग सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार है, जबकि आयरन सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग तकनीकी नहीं है। सोल्डरिंग द्वारा दो एक जैसी या अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा समान रहता है। जब अलग अलग वैद्युत अवयव अनुक्रम में जुड़े हुए हों, अर्थात पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो वह परिपथ श्रेणी परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में अलग अलग प्रतिरोधों जैसे R1, R2, R3 बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के परिपथ की धारा के लिए केवल एक ही पाथ होता है। यही कारण है कि श्रेणी परिपथ में धारा एक समान रहती है। जैसा कि देख रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतया डैश डैश का बना होता है। राइट आंसर है कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचाने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रित धारा स्रोत। अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए चित्र में धारा नियंत्रित धारा स्रोत परिपथ है। दूसरे परिपथ को धारा स्रोत प्राथमिक परिपथ के धारा पर निर्भर करता है। निर्भर स्रोतों को ये जो संकेत बना इससे प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होती है। सोल्डरिंग के लिए मृदु टाँका हेतु टिन 25 से 80% तथा लेड 75 से 20% प्रयुक्त होता है। कठोर टाँका हेतु पीतल का टाँका या चांदी का टाँका प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए सर्किट में धारा खोजें, जबकि R बराबर 2 ओम दिया हुआ है, 2 किलो ओम। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। वोल्टेज जो दिया हुआ है 9, और हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है। I बराबर जो होता है V/R। V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान जो है 9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और R का मान है 2 किलो ओम। 2 किलो का मतलब 2000। 9/2000, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। जब ये ऊपर जाएगा, पहले तो इसको काट देंगे 2 से 9 को, तो 4.5 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो गुणे 10⁻³ हो जाएगा। 4.5 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। इसे
10⁻³ न लिखकर 4.5 मिली एम्पियर लिख देंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4.5 मिली एम्पियर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ सर्किट में वोल्ट मीटर का मान बताएं। दोस्तों चलिए हल करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, ये 50 ओम और ये 20 ओम, इन्हें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। इधर 10 है और 60 है। 50 और 20 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा। श्रेणी क्रम में 70 आ गया। फिर इधर का श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे R2 बराबर 10 और 60, ये भी 70 आ जाएगा। फिर 70 इधर आए, 70 इधर आए। फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समांतर क्रम मतलब 1/70 प्लस 1/70, ऊपर जोड़ेंगे 2/70। इधर 70 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे, तो R बराबर आ जाएगा आपका 35। 35 आ गया। 35 आने के बाद फिर हमें धारा निकालनी है। धारा I बराबर V/R होता है। V का मान जो दिया हुआ है आपका 2, ये देख रहे हैं आप, V का मान 2 दिया हुआ है और R का मान 35 है। रख दिए 35। फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, शाखा DAB तथा DCB में समान धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध समान है तो प्रत्येक शाखा में धारा। दोस्तों आपको मैं एक बार चित्र दिखा देता हूँ। दोस्तों क्या बोल रहा है, DAB यहाँ इसके मध्य और DCB के मध्य निकालना है। चलिए दोस्तों धारा निकालेंगे। I बराबर जो दिया है 2/35 यहाँ रख देंगे और 1/2 इसे निकाल लेंगे। 2 से 2 काट देंगे तो आपका 1/35 आ गया। फिर दोस्तों बिंदु A तथा बिंदु B के बीच विभवांतर, इसे दोस्तों हल करते हैं। VD बराबर जो होता है 50 दोस्तों ये 50/35 लिखा है प्लस 10/35। VAD बराबर 50/35 माइनस 10/35। इधर उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, तो फिर इसे हल कर लिए। 8/7 आपका आ गया, जो कि दोस्तों इसे हल करने पर माइनस का आ रहा है। माइनस का नहीं, 8/7 जो है आ गया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिपथ में धारा I खोजें, मतलब धारा निकालना इसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या से। हमें धारा निकालना है करंट वोल्टेज नियम के अनुसार निकालेंगे, किरचॉफ का करंट वोल्टेज लॉ के नियम के अनुसार। दोस्तों V बराबर 24 दिया। V देखिए दोस्तों, दूसरा नियम होता है V माइनस, मतलब V बराबर IR होता है वोल्टेज, किरचॉफ का वोल्टेज नियम के अनुसार। दोस्तों यहाँ मान रख देंगे V माइनस IR। दोस्तों ये वही किया हुआ है, 24 माइनस 18I माइनस 5I, ये 5I है, इसे कर दिया है। तो इसे 18 और 5 जोड़ लिया गया, माइनस का 23 हो गया। तो I बराबर हम निकालेंगे 24/23 आपका यानी एम्पियर आ जाएगा आंसर। चलिए इसका ऑप्शन लगा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, धारिता डैश डैश से प्रभावित नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C आवृत्ति। धारिता आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है, जैसा कि दिया हुआ है। C बराबर ε0 εr इंटू A/D। देखिए दोस्तों ε0 का मतलब 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन प्रति मीटर, यानी
एप्सिलॉन आर जो है सापेक्षिक चुंबकशीलता है, और जो ए है प्लेट क्षेत्रफल, जो डी है प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी? राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए इससे पहले हल करते हैं। वी निकालना हमें। वी बराबर आई आर होता है। आई का मान कितना है? 2। आर का मान 100। 2 का और 100 में गुणा कर देंगे तो राइट आंसर आपका 200 आ जाएगा। अगला प्रश्न। चार माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनकी कुल धारिता क्या होगी? दोस्तों श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो इसे हल करते हैं। चलिए श्रृंखला में दोस्तों श्रेणी क्रम में जो होता है सी इक्विवेलेंट, मतलब धारिता इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश आगे जोड़ लीजिए। फिर दोस्तों 1/4 4 प्रतिरोध हैं, मतलब 4 माइक्रोफैरड हैं, 1/4 प्लस 1/4 4 बार जोड़ेंगे इसे, आपका आ जाएगा 4/4। इसे काट देंगे तो आपका आंसर, सॉरी दोस्तों 2 संधारित्र में 2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं दोस्तों, मैं 4 जोड़ दिया, सॉरी 1/4 प्लस 1/4 2 ही जुड़े हुए हैं। ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा दोस्तों। 2 से 2 काट देंगे तो इसे ऊपर ले जाएंगे, सी बराबर आ जाएगा आपका 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 माइक्रोफैरड। अगला प्रश्न। ये दोस्तों जैसे कि व्याख्या में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो मैं किया वही है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। मृदु सोल्डरिंग का प्रयोग इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग के रूप में होता है। सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त पदार्थ लेड तथा टिन होते हैं। जैसा कि शीशा जो होता है 75 से 20% और टिन जो होता है 25 से 80%। इसका गलनांक जो है 400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभवपात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसकी डैश डैश में व्याख्या की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोल्टता नियम। बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभवपात बीजगणितीय योग बराबर होता है, वोल्टता नियम में व्याख्या की जाती है। जैसे कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार ई बराबर आई आर या वी बराबर आई आर आप लिख सकते हैं। नहीं तो नहीं V1 प्लस, देखिए दोस्तों V1 प्लस V2 बराबर, ये गलत दिया हुआ है, V2 2 बार दिया गया है। चलिए आप हाल फिलहाल ऐसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक लूप में आसपास के सभी वोल्टेजों को योग 0 के बराबर होता है, इस घटना को डैश डैश कहते हैं। चलिए देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का दूसरा नियम। एक लूप में आसपास सभी वोल्टेज का योग 0 के बराबर होता है, इस घटना को किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बंद परिपथ में किसी बंद लूप अर्थात मैश में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मैश की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग तुल्य होता है। जैसे कि ई बराबर आई आर यानी वी बराबर आई आर। किरचॉफ का वोल्टेज के नियम के अनुसार V1 प्लस V4, दोस्तों वहाँ पर गलत दिया हुआ था, ये सही है। V1 प्लस V4 बराबर V2 प्लस V3 प्लस V5 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज
प्रेरित ईएमएफ के से कम होता है। दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप बराबर बैक ईएमएफ माइनस आई, ईबी बराबर ईबी माइनस आई कोष्टक में आर ए प्लस सीरीज, आर्मेचर प्रतिरोध और सीरीज प्रतिरोध होता है। ये फार्मूला है। अगला प्रश्न, तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर है सोल्डरिंग। तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहा जाता है। सोल्डर पदार्थ का गलनांक जोड़े जाने वाले तारों के गलनांक की अपेक्षा न्यून होता है। मृदु टाका टिन जो है 25 से 80% होता है और लेड जो है 75 से 20%। कठोर टाका जो है दोस्तों देखिए, ब्रॉन्ज ब्रश जो शोल्डर है 50 से 75, कॉपर और 50 से 25% जिंक होता है। सिल्वर शोल्डर जो है 20 से 33% कॉपर और 80 से 67% चांदी होती है। एजी जो कठोर शोल्डर के साथ बोरेक्स नामक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, जबकि मृदु शोल्डर के साथ अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का नामक का फ्लक्सों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।